नमस्कार। आज हम संसदात्मक शासन के गुण देख रहे हैं। संसदात्मक शासन का अर्थ और परिभाषाएं हमने अपने पूर्व के लेक्चर में देख लिए थे। तो आज हम संसदात्मक शासन के गुण देखेंगे। तो गुण में सबसे पहला जो गुण है वो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के द्वारा कानून निर्माण के कार्य का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले कार्यपालिकाओं के सदस्यों से सहायता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के परस्पर सहयोग के आधार पर श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण और जन कल्याणकारी प्रशासन संभव हो पाता है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग की भावना संसदात्मक शासन में ही पाई जाती है। नंबर 2 है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन में मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गलतियों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में लोक मत का उचित आदर होता है और लोकहित की साधना संभव हो पाती है। मतलब शासन व्यवस्था जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता ये निर्धारित करती है कि संसद के माध्यम से सरकार किसकी बनेगी और अंतोगंता ये जो संसद के भी पदाधिकारी ये प्रतिनिधि हैं ये जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। जब तक जनता का विश्वास उनमें रहता है तब तक ही वो अपने पदों पर बने रहते हैं। फिर हम आते हैं इसके बाद तीसरी विशेषता में या तीसरे गुण में, वो है सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। संसदीय शासन में सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह कभी निरंकुश नहीं हो पाती है। व्यवस्थापिका में विद्यमान विरोधी दल शासन पर निरंतर अंकुश बनाए रखते हैं और समय समय पर प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार को सतर्क भी रखते हैं। फिर है नंबर 4 गत्यावरोध की कम आशंका। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में सहयोग करती हैं, जिससे गत्यावरोध उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं होती। गत्यावरोध का यह मतलब है कि जो शासन है वो इजीली अपना कार्य करता है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं पाया जाता है। फिर है नंबर 5 अवसरानुकूल परिवर्तनशीलता। संसदात्मक शासन में इस प्रकार की गुंजाइश रहती है कि राष्ट्रीय संकट के किसी साधारण अवसर पर राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सके और इस शासन व्यवस्था में विपत्ति के अवसर पर व्यवस्थापिका देश के सर्वमान्य नेता को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकती है और सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण भी किया जा सकता है। मतलब अगर किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में उसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में संकट के समय बहुत से दलों से मिलकर सहयोग के माध्यम से सरकार बनाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम योग्यतम अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। व्यवस्थापिका के जिन सदस्यों को अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर अपने राजनीतिक दल और देश की राजनीति में बहुत अधिक लोकप्रियता और सम्मान प्राप्त हो जाता है, ये व्यक्ति साधारणतः मंत्रिमंडल के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और इनके द्वारा शासन का संचालन जनहित में ही किया जाता है। फिर है राजनीतिक शिक्षा। संसदात्मक शासन में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। जनता व्यवस्थापिका के कार्यों का विवरण रुचिपूर्ण पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में भी ज्ञान रखती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। फिर हम इसके दोष में आते हैं। सबसे पहला दोष है शक्ति विभाजन सिद्धांत का विरोध। सेपरेशन ऑफ द पावर जो थ्योरी है उसके अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपना पृथक पृथक कार्य करेंगी,
पर यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसलिए ये शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विरोधी है। नंबर 2 है दलीय तानाशाही कब है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका के निम्न सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके द्वारा कार्यपालिका का कार्य किया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियाँ एक राजनीतिक दल में निहित होने के कारण उनकी तानाशाही बढ़ जाती है। फिर है निर्बल शासन है। संसदात्मक शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो, राज्य के प्रशासन के लिए एक पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो, तो निर्बल शासन ये कहलाता है। फिर है बहुदलीय व्यवस्था में सरकार बनाने में कठिनाई होती है। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकारें नहीं बन पाती। कार्यकाल की अस्थिरता रहती है। कार्यकाल मंत्रीगण ऐसी योजनाएं प्रस्तावित करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं जिन्हें क्रियान्वित करने में काफ़ी समय की आवश्यकता हो। मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो कार्यकाल की, और साथ ही ये भी है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उन्हें अपने पद को भी छोड़ना पड़ता है। अक्षम व्यक्तियों का शासन है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि दलीय आधार पर और जातिगत आधार पर किया जाता है, तो ये अक्षम व्यक्तियों का शासन है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता कब है। संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल के सदस्य अनिवार्य रूप से संसद के किसी भी सदन के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। अतः विधायिका पर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि उसी विधायिका में से ही जो कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। फिर है उग्र राजनीतिक दलबंदी। वो हमें देखने को मिलती है कि राजनीतिक दल सदैव ही अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। सत्तारूढ़ विरोधी दलों में सत्ता हथियाने के लिए ये इनके प्रकार कोशिशें करते रहते हैं, जिससे देश का राजनीतिक वातावरण भी दूषित हो जाता है। संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता युद्ध और संकट काल की स्थिति में निर्बल हो जाती है, क्योंकि वह सबकी सहमति ही नहीं बना पाती। जनमत को प्रसन्न करने की भावना। संसदात्मक शासन की आलोचना में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि सरकार जनमत की इच्छाओं की पूर्ति करना अपना परम कर्तव्य समझती है और वह विधानमंडल में ऐसे प्रस्तावों और विधेयकों को प्रस्तुत करती है जिनको मतदाता चाहते हैं, चाहे उनमें राज्य का हित हो या न हो। ऐसे में हमें ये दिखाई देता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में गुण भी हैं तो दोष भी हैं। तो अगर देखा जाए तो दोष गुणों की अपेक्षाएं कम है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था बेहतरीन शासन व्यवस्था है। भारत, कनाडा, जापान आदि देशों में यह शासन, ब्रिटेन आदि देशों में यह शासन व्यवस्था पाई जाती है। धन्यवाद।